गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेशन है एसएससी जीएस सेक्शन में। तो आज हम लोग काफी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि एसएससी का जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, उसमें जीएस का सेक्शन कैसे आ रहा है, कैसे इसकी तैयारी करें और क्या क्या बुक्स, क्या क्या टॉपिक हम लोग देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल ये थीमें रिपीट हो रही है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक, मैं इस सेशन के एंड के बाद जैसे ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो मैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। सबसे पहली बात यह है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इन दोनों सवालों का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले जो आज का सेशन है वो कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। हम पूरे पेपर्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आ रहे हैं। अभी हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी कुछ लेंगे 2-3, तो आप वो भी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले तो इस साल का टीयर 1 यानी एसएससी सीजीएल का टीयर 1 जो पेपर हुआ था उसका ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो हमने ये थीम पकड़ने की कोशिश करी है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री से देखिए, आपका किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, किसी में 3 से 4 है, किसी में 2-3 है। अब इसमें डिवीजन नहीं है, डिवीजन मतलब मॉडर्न, मेडिवल वो आगे आएगा उसके। अब ठीक है, वो आगे आएगा। इंडियन पॉलिटी में है, फिजिकल ज्योग्राफी में है, ठीक है, इकोनॉमी में है, बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, स्टैटिक जी और करंट अफेयर। देखिए, एक चीज आप अब अगर नोटिस कर पा रहे हो तो करंट अफेयर का काफी सेक्शन 4 से 5 सवाल लगभग आ रहे हैं और स्टैटिक जीके से भी काफी सवाल आ रहे हैं। साइंस का हम देखें तो 3 से लेकर 6 सवाल आ रहे हैं और ये सवाल टोटल 25 में से, तो ये काफी बड़ा पोर्शन गेन करता है। ठीक है, सेम चीजें आपकी जो होंगी वो मेंस में भी जाएंगी। उधर भी 25 सवाल आते हैं उधर, और टीयर 1 में ये डिफरेंस रहता है कि टीयर 1 में जो नंबर है वो 2 नंबर है और वहां हो जाते हैं 3, तो वहां थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो 2023 का है, ठीक है। अब देखिए ओवरऑल ट्रेंड कुछ सालों का क्या चला आ रहा है। प्लेसेस इन न्यूज रहता है, जैसे इसमें दोनों बातें रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेगा, अभी जैसे यूक्रेन काफी न्यूज में, तो पूछ लेगा खैरसन किधर है, पूछ लेगा कि डिनप्रो रिवर किधर है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर इंडिया में क्या क्या न्यूज पे है, जैसे मणिपुर में पूछ लेगा, वहां की ट्राइब पूछ लेगा, कुकी किधर की ट्राइब है, मीती किधर की ट्राइब है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अंडमान की ट्राइब पूछी जा सकती है, अंडमान निकोबार में पर्टिकुलर प्लेस पूछी जा सकती है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज किधर हो रही है, जैसे राजस्थान में कुछ एक्सरसाइज होती है तो राजस्थान में भी किधर, ठीक है। तो ऐसे J&K में हो रही है तो किधर, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो प्लेस इन न्यूज है। तो ऐसे 1 या 2 सवाल रहते, अक्सर ये मैक्सिमम करंट से रहते हैं, ठीक है। तो करंट और स्टैटिक को जोड़ के रहता है। जैसे अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अभी हाल ही में काफी न्यूज में रेड सी किधर है या बबल अल मंडप किधर है, तो अभी वहां पे क्या हो रहा है, हूती रेबल्स पूरा युद्ध वहीं चल रहा है, तो वो इलाका न्यूज में है। तो ऐसे करके काफी क्वेश्चन जो भी न्यूज में रहते हैं उसमें से 1 या 2 सवाल रहते ही रहते हैं। ये प्री में भी रहते हैं और मेंस में भी रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं साइंस में, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस 25 में से 3 से 4 सवाल इसमें रहते हैं। किसी किसी साल क्या हुआ है कि साइंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो अभी तो हाल ही में ट्रेंड चेंज भी हुआ है, ठीक है। तो किसी किसी साल उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन है, जैसे 5 या 7 क्वेश्चन आ गए तीनों पूरे साइंस में, तो इसीलिए 7 6 7 लिखा। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनसे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर का तो अब तो सेक्शन ही अलग हो गया, ठीक है, 20 सवाल कंप्यूटर के अलग से आ रहे हैं, पर पहले क्या होता था, मर जाते थे, तो पहले 1 या 2 रहते थे, अब तो पूरे 20 अलग से जो क्वालिफाइंग है। टीयर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टीयर 1 में 1 या 2 क्वेश्चन रहता है कंप्यूटर से, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन इस बार आया था, अभी हम आगे देखेंगे। सीएचएसएल के पेपर में बहुत ही बेसिक सा MS DOS का एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक क्वेश्चन आ जाता है, या कभी शॉर्टकट कीज पूछ लेता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। करंट अफेयर में जो है वो मिक्सचर रहता है। जैसे करंट अफेयर में कैसे टॉपिक रहेंगे, अभी 370 आर्टिकल के बारे में पूछ लेगा, तो 370 आर्टिकल जो है वो पार्ट कौन से पार्ट में था,
ये पूछ लेगा। तो ऐसे करके जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज है वो पूछ लेगा। अभी क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं या वोल्केनो आ रहे हैं, तो उनके बारे में पूछ लेगा। इकोनॉमी के टर्म्स जो है वो न्यूज में रहते हैं, जो जैसे डॉलराइजेशन है, डी डॉलराइजेशन है, ऐसे जो वर्ड्स हैं उन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेसिकली करंट अफेयर का मतलब ये है कि उसका लिंक कहीं ना कहीं स्टैटिक से जरूर होगा, तो वो लिंक करके पूछता है करंट अफेयर, ऐसे नहीं कोई रैंडम नहीं पूछ लेता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, ये बेसिकली स्टैटिक। और इकोनॉमी में भी मैक्रो इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, माइक्रो से तो रेयर ही इक्का दुक्का सवाल आता है, वो भी बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम सवाल इसके देखे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी 3 टाइप की ज्योग्राफी है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन रहता है ज्योग्राफी का। तो आप इसमें काफी, अभी हम देखेंगे मटेरियल भी देखेंगे और चीजें भी देखेंगे। ठीक, इन्वायरमेंट एक आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देख ले, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि एक तो क्या हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड का इन्वायरमेंट में काफी फोकस है, चाहे वो COP की मीटिंग हो, ठीक है, इतने सारे आपके कन्वेंशन हुए, इतने सारे प्रोटोकॉल साइन हो रहे हैं, तो वो सब के तहत इन्वायरमेंट आजकल काफी वो न्यूज में रहता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेशनल पार्क का क्वेश्चन, तो वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा। अभी जैसे नया बिहार में एक नया नेशनल पार्क प्रस्तावित है, राजस्थान में एक और बन गया, पहले 6 थे अब 7 हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी क्या करता है, रिवर और नेशनल पार्क को लिंक करके वो जोड़ता है कि इस नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जा रही है, जैसे जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर जा रही, तो आपको ऑप्शन दे देगा, अब उसमें सही आंसर रामगंगा होगा। तो ऐसा फिर वो कभी कभी क्या होता है, पार्क का नाम चेंज हो जा रहा है, जैसे अभी जिम कॉर्बेट का जो पुराना पार्क था, जो देश का सबसे पुराना पार्क है, उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। स्पीसीज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्या है, हुलुक गिबॉन है, ठीक है, ये एक एप की प्रजाति है जो भारत में पाई जाती है। फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बड़ा पक्षी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है, तो ये राजस्थान पाकिस्तान की तरफ मिलता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। राइनासोरस, वो राइनोसोरस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी स्नो लेपर्ड न्यूज पे था, क्योंकि जो है उनका सर्वे चल रहा था 2019 से, वो पूरा हो गया। तो ये सब न्यूज क्या है, बिल्कुल ये इन्वायरमेंट में आती है, और इनका लिंकेज कहीं ना कहीं करंट अफेयर से होता है। ठीक, बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गए, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आ गए, लिटरेचर में क्वेश्चन है, मेडिसिन अवार्ड्स, इसमें अब मेडिसिन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि नोबेल प्राइज किसको मिला, ऐसा। आजकल जीनोम काफी वो है न्यूज में, जेनेटिक इंजीनियरिंग काफी न्यूज में है, तो ये सब चीजें उधर से भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किधर से आते हैं, तो हम एनालिसिस पार्ट में, अभी इनको करना कैसे है डील, वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक, तो चलिए अब देखिए, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट CHSL का पेपर हुआ था, तो उसका जो है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, वो है। देखिए आर्ट एंड कल्चर, अभी आर्ट एंड कल्चर में क्या है, इसमें एंशियंट और मेडिवल सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसमें से देखिए हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल तो है। ठीक है, हर शिफ्ट में 1 या 2 सवाल है, और बड़े बेसिक से सवाल है, बहुत ही बेसिक से सवाल है। ठीक है, जैसे अशोक के बारे में पूछ लिया, ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में पूछ लिया, जैनिज्म के बारे में पूछ लिया, इतना सिंपल सिंपल बिल्कुल 1 पॉइंटर क्वेश्चन थे। ठीक है, बायोलॉजी में देखिए 1 या 2 सवाल तो है ही, केमिस्ट्री में 1 या 2 सवाल है, कंप्यूटर में देखिए 1 क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में, यही ऑफिस 365 का। बाद वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन तक है, ये CHSL का है, इसमें कंप्यूटर अलग से नहीं होता। जो CGL मेंस है उसमें कंप्यूटर अलग से होता है और क्वालिफाइंग होता है, तो ये ध्यान रखना है। करंट अफेयर के देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी के क्वेश्चन आए तो वो करंट अफेयर है। देखिए 4 से लेकर 5 की रेंज में करंट अफेयर, तो करंट अफेयर अपने को पढ़ना है। पर करंट अफेयर कैसा, स्टैटिक वाला, जो स्टैटिक से लिंक हो, जिसका लिंक साइंस से हो, जिसका लिंक इकोनॉमी से हो, जिसका लिंक पॉलिटी से हो, ऐसी चीजों को हमको देखना है। ठीक, इकोनॉमी में देखिए 2 या 3 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में 2 या 1 क्वेश्चन है। ठीक, ज्योग्राफी का तो देखिए यहाँ भी कवर होता है, थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके में भी कवर हो जाता है, क्योंकि अब जो नेशनल पार्क है वो फिक्स है। जैसे कोई सबसे बड़ा माउंटेन है या सबसे फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, वो तो फिक्स ही है, तो वो स्टैटिक जीके में भी कुछ सवाल आ जाते हैं, उसके प्लेसेस इन न्यूज में भी कुछ सवाल आ जाते हैं, तो ये सब उसमें तो काफी वो रहता है। फिर करंट अफेयर में भी आ जाता है उसका कुछ सवाल, इसीलिए थोड़े कम सवाल दिख रहे हैं। पॉलिटी में 1 या 2,
आजकल पॉलिटी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। कॉन्सेप्चुअल कैसे, पहले क्या करता था आर्टिकल पूछ लेता था, पर अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट उसमें बढ़ रहा है, मतलब आपको थोड़ी बहुत समझ की आवश्यकता है। ठीक, जैसे प्रीएम्बल पे ज्यादा फोकस है तो प्रीएम्बल में ये पूछ लेगा जस्टिस कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस किधर है, तो ये ऐसे ऐसे सवाल इंडियन पॉलिटी में पूछता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिसलेनियस में बुक पूछ लेता है, जैसे क्या हो रहा है कि बुक की काफी प्राइस है वो मिलते हैं, अवार्ड्स मिल जाते हैं, नोबल मिल गया या किसी को आपको आ, ये दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिल गया, किसी को ऑस्कर मिल गया, तो ऐसे अवार्ड भी काफी है। स्पोर्ट्स में अवार्ड है, जैसे इसी बार का एक क्वेश्चन था कि 2018 में जो नीरज चोपड़ा है उनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो उसका सही आंसर अर्जुन अवार्ड था, ऐसा अभी एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, अब देखिए ये बिल्कुल कंटेम्प्ररी टॉपिक है, पूछ रहा है 2023 में और क्वेश्चन कब का है, 2018। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो पूरा इंडिया का वो चल रहा है। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री है जैसे, अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, पूरा इंडिया का नेशनल मूवमेंट कवर होता है, तो नेशनल मूवमेंट यहाँ वो पूरा कवर होगा। इसमें गांधी पे ज्यादा सवाल आते हैं, बी आर अम्बेडकर पे ज्यादा सवाल आते हैं, कांग्रेस पे काफी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पॉलिटी मतलब पॉलिटी से लिंक आते हैं। पॉलिटी से लिंक कैसे, जैसे ये पूछ लेगा कि 1883 में या 1773 में एक्ट जो आया था उसका क्या मतलब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। फिर ये पूछ लेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय कब बना, तो ये सब जो पोस्ट का चेंज है ये भी पूछा जाता है। तो ये जो एक्ट्स हैं ये एक्ट्स मॉडर्न हिस्ट्री में भी हैं, यही सेम एक्ट आपके पॉलिटी में भी। फिजिक्स है, अब फिजिक्स में जो है 1 से लेकर 2 सवाल है, तो ये जो सवाल है ये स्टैटिक वाले जाता है, स्टैटिक पोर्शन इसमें काफी ज्यादा है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक पोर्शन मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ऐसा नया कोई मतलब सब आप स्पेस फिजिक्स ये सब नहीं आता। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड या फिर तो क्वांटम फिजिक्स या फिर थोड़ा और टिपिकल मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऐसे नहीं, सिंपल सिंपल जो एनसीईआरटी की बेसिक फिजिक्स है, जिसमें आपका मैकेनिक्स है, जिसमें आपका थर्मोडायनामिक्स है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो वही अभी मैंने बताया था आपको, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जैसे नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन आ गया था। ठीक, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है तो वो 2 या 3 है, तो ये ऐसे सीएचएसएल में इस बार ट्रेंड देखा गया है। ठीक, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना है। तो हमको क्या है, करंट से लिंक करना है, स्टैटिक को हमको लिंक करके चलना है करंट से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आरआरबी वाला, आरआरबी मतलब ये बैंक वाला आरआरबी नहीं है, ये आपका रेलवे वाला है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जीके आती है, उसमें तो 50 नंबर की जीके। तो आप उसमें जो ये 2022 में पेपर हुआ था उसमें आप देखो स्टैटिक जीके का काफी ज्यादा पोर्शन। ठीक है, अभी स्टैटिक जीके में क्या है, इसमें सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे इंडिया का हाईएस्ट क्या है, पूछ लेगा हाईएस्ट डैम कहाँ है इंडिया का, लार्जेस्ट डैम क्या वो कौन सा है, ऐसी कौन सी नदी है जो जिसका बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछता है, तो स्टैटिक जीके पे उस पर काफी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, करंट अफेयर पे काफी वो ज्यादा ध्यान देना है अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनका सेक्शन फिर भी कम है, लेकिन स्टैटिक और करंट अफेयर का सेक्शन काफी ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कम क्यों है, क्योंकि ये जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, इनसे ही लिंक होकर करंट का भी मामला आता है, तो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन के 50 नंबर के ये सब वो सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो हर क्वेश्चन वहां 1 नंबर का होता है, तो 50 सवाल है इसमें। तो आरआरबी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, सिलेबस सबका सेम है, बस क्या होता है लेवल का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, जैसे लेवल का कैसे डिफरेंस आएगा, एसएससी में वो थोड़ा पॉलिटिकल फिलोसफी के सवाल पूछ सकता है, एसएससी में वो ऐसे सवाल पूछ सकता है जो थोड़े से डीप हो, जबकि सीएचएसएल में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा कि आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। सीजीएल में क्या है, थोड़ा घुमा के पूछेगा। ठीक है, जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा था राइट टू लिव, ये कौन सा वो आर्टिकल है,
तो ये आपको बताना पड़ेगा। या कभी कभी ये पूछ लेता है राइट टू प्राइवेसी कौन सा आर्टिकल का हिस्सा है। अब राइट टू प्राइवेसी सीधे तो नहीं लिखा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है, या राइट टू लाइफ वो लाइफ से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े डीप एसएससी में आते हैं। ठीक, एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। आरआरबी और एमटीएस और सीएचएसएल में कैसे आते हैं? सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आएगा, जो लिखा होगा वो उसका आपको सीधा सीधा आंसर देना है। ठीक, तो ये थोड़ा सा अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस। अब खुद सोचिए, उधर तो क्या हो रहा है, मेंस में 3 नंबर मिल रहे हैं ना एक सवाल के, जो 3 नंबर मिल रहे हैं वो क्या है, तो उसमें सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछता है। तो आगे हम देखेंगे। चलिए, तो समरी में हमने ये समझा कि बेसिकली हमको स्टैटिक में पॉलिटी, हिस्ट्री में 3, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट और थोड़ा बहुत आर्टिकल वो आर्ट एंड कल्चर, ये देखना है। और हमें जो है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ा फोकस रखना है। ठीक है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फोकस रखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे थोड़ा फोकस रखना है, इन सब चीजों पे फोकस रखना है। फिर आ जाते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में तो 3 टाइप हैं, फिजिकल, इंडियन और आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। इन तीनों पे अपने को ध्यान देना है पूरा। ठीक, तो उसके बाद आ जाते हैं हमारा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी छूना नहीं है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने को पूरा कवर करना है। ठीक, इसके बाद हमारा स्टैटिक का पोर्शन है। स्टैटिक में कैसे जो चीजें जैसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, ठीक, ये सब चीजें, देश में कौन सी चीज पहली बार हुई, भारत रत्न, जैसे अभी भारत रत्न काफी न्यूज में, तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि इस बार किसको भारत रत्न मिला, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन कैसे लिंक करके आएगा कि पहला भारत रत्न इनमें से किनको मिला, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ऐसे लिंक करके आता है करंट अफेयर से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया वो। फिर प्लेसेस एंड न्यूज है, साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक में बेसिक साइंस एंड टेक आती है, वो एडवांस साइंस और टेक नहीं आती है। ठीक है, एडवांस का मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में से नहीं आ सकता क्वेश्चन कि बहुत डीप पूछ लिया, हिग्स बोसॉन के बारे में पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत नीश चीजें पूछ रहा है, ऐसे नहीं आते। बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे और उनका सिंपल सिंपल आंसर होगा। ठीक, ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सबसे पहले तो साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए, साइंस कवर करना बहुत ही आसान है। अधिकतर लोगों का जो बैकग्राउंड होता है वो साइंस वाला होता है। तो एक से लगभग लगभग हर पेपर में हम देख पा रहे हैं कि एवरेज जो है 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं 25 में से, और कभी कभी ये नंबर 6, 7, 8 तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आपने साइंस कवर कर लिया तो एक मेजॉरिटी पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, और उसमें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपका साइंस का बैकग्राउंड है और बेसिक बेसिक चीजें कवर करनी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी ध्यान रखना है। इंडियन इकोनॉमी में से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटी से भी क्वेश्चन कम आते हैं। पर पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, उसमें घुमा नहीं सकता। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। जैसे आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 19 में क्या है, राइट टू माइनॉरिटी किधर है। ठीक है, माइनॉरिटीज के राइट किधर है। तो ये सब चीजें बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बिल्कुल फिक्स रहती है, स्टैटिक रहती है। या ये पूछ लेगा राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है, बेसिक सवाल। सीएजी का टर्म कितना होता है, क्या उसे दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, यस और नो में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे, अवार्ड्स में देंगे, लिटरेचर में देंगे। तो जब आज जैसे अभी आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कहीं से आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है या साइंस से रिलेटेड कोई चीज है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्ट्रेटेजी और टिप्स को देखते हैं। देखिए, स्ट्रेटेजी और टिप्स तो बहुत सिंपल है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बुक्स और मटेरियल कौन सा हो। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे। चलो एक मिनट, पहले हम बुक्स देख लेते हैं पहले कि हम किस किस को रेफर करेंगे, फिर हम सिलेबस पे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट किताबें जो है वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको रेफर करना ही करना है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल एनसीईआरटी से उठ के आ जा रहा है, तो हर उसकी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। और इसमें भी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि उनको भी पता है कि आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो लेटेस्ट एनसीईआरटी का रोल एकदम से बढ़ गया है। तो उसमें जो बॉक्स कॉलम्स होते हैं वो आपको हूबहू बिल्कुल डिट्टो उससे क्वेश्चन आ जा रहा है। एक आर्कियोलॉजी का क्वेश्चन आया था, वो बिल्कुल वहीं से क्वेश्चन आया।
ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा के दे दे रहा है। बाकी स्टैंडर्ड बुकें हैं, जैसे हिस्ट्री में अगर आपको देखना है तो आर.एस. शर्मा आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप सतीश चंद्रा रेफर कर सकते हैं। आर.एस. शर्मा किसके लिए? आर.एस. शर्मा आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, सतीश चंद्रा आपकी किसके लिए? वो आपकी मॉडर्न, वो मेडिवल हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न के लिए आप या तो बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या स्पेक्ट्रम, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वरना स्पेक्ट्रम भी आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं, ठीक। तमिलनाडु एजुकेशन बोर्ड की जो बुक है 11th-12th की, वो भी काफी बढ़िया। उससे आपको बेसिकली क्या कवर करना है, साउथ के किंगडम जैसे चोला है, पांड्या है, ये सब चीजें आपको कवर करनी, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं कल्चर में। कल्चर के लिए तो NIOS का एक मटेरियल आता है, पर अब इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। कल्चर के लिए जो सबसे स्टैंडर्ड किताब है, जो बहुत ही सिंपल है, वो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, उसकी समरी आती है, वो समरी आप ले लीजिए, ठीक है। उसमें सारा कल्चर कवर है, उससे बाहर रेयर ही क्वेश्चन आता है। एक बुक भी आती है फाइन आर्ट्स की, वो एनसीईआरटी है, उसे ना पढ़िएगा क्योंकि उसमें काफी डिटेल्ड दिया है और वहां से क्वेश्चन आते नहीं है इतने, ठीक है। तो कल्चर के लिए ये। ज्योग्राफी के लिए तो रामबाण अगर कुछ है तो वो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं। 11th-12th की एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ लीजिए। फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th की है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की भी 11th का पार्ट भी है, वो भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब कवर है उसमें, ठीक है। उसमें उसकी रेंज तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब जितने भी लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, इवन दो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी वाले भी केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट है ज्योग्राफी के। पॉलिटी के लिए आपको देखिए, या तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक, या तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको समझ बढ़ानी है अपनी, तो आप लक्ष्मीकांत भी रेफर कर सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत भी आप रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है लक्ष्मीकांत, वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक। इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़े, न्यूज़पेपर जरूर पढ़े, और अगर आप न्यूज़पेपर इकोनॉमी वाला पढ़ लें तो और बढ़िया हो। जैसे कि जो पिंक पेपर आते हैं, पिंक पेपर कौन, इकोनॉमिक्स टाइम, ये सब पढ़ पा रहे हो। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू में कम से कम जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है, या इंडियन एक्सप्रेस में, उसको जरूर पढ़ लें, ठीक। और वहां पे अगर कोई की टर्म मिल जाए तो आप देख लें, जैसे मान लीजिए वहां पे ऐसा आ गया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है, ये आप गूगल में सर्च करके देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा, वरना लूसेंट में तो वो कवर ही होगा, ठीक है। बाकी बुक जो आपके रेफरेंस के लिए है, वो तो एक तो देखिए, आपको प्रीवियस ईयर पेपर तो लेना ही लेना पड़ेगा एसएससी में। क्यों? देखिए, एक तो पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ये बहुत जरूरी, ठीक है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो कई बार पीवाईक्यू मतलब 25 में से 2-3 पीवाईक्यू तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको जरूर करने हैं। तो चाहे आप किरण की पीवाईक्यू ले लीजिए या कोई और पीवाईक्यू ले लीजिए, जिसमें भी प्रीवियस ईयर 5 या 7 साल के पेपर है, 10 साल के मिल जाए तो और बढ़िया, और उन सारे पेपर को आप लगा लीजिए और ये सब पे अप्लाई हो रहा है, ये मैथ्स में भी अप्लाई हो रहा है, पढ़ लेना है। जैसे हिस्ट्री में मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर लूसेंट देख ली, इसके बाद मुझे सीधा पीवाईक्यू में जाना है, और पीवाईक्यू से देखना है जो मैं जितना मैंने पढ़ा उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो पिछले 10 सालों में एग्जामिनर को इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, कोर्स तो स्टैटिक है, तो वो अभी भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, तो वो जरूर आपको पढ़ना है, ठीक। लूसेंट की एक जीके की बुक आती है, ठीक है। यहाँ येलो वाली बुक की बात कर रहे हैं, दो बुक आती है, एक तो जनरल अवेयरनेस की आती है, एक जनरल साइंस की आती है, दोनों बहुत ही बढ़िया बुक है, ठीक है। अगर आप ये सब एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते, ये नई वाली एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, पुरानी वाली, तो सारी पुरानी की वो एनसीईआरटी का अगर जिस्ट सार कहीं है तो वो लूसेंट की जी की बुक में, ये ध्यान रखिए। तो लूसेंट की वो बुक आपको पढ़ लेनी है, पर लूसेंट की बुक में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें डेटा बहुत ही ज्यादा कंसाइज तरीके से दिया, तो एक एक पेज में बहुत ज्यादा डेटा दिया हो, तो वहां दिक्कत आ जाती है। इसीलिए आप क्या करें, एक बार लूसेंट को पढ़े, रीडिंग करें, एक बार रीडिंग करें तो आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद आप जाके सीधा पीवाईक्यू उठाइए, तो पीवाईक्यू से आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, फिर दोबारा जब पढ़ेंगे तो क्या करें, उसको हाईलाइट कर लें उस टॉपिक को जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और फिर तीसरी बार जाके पीवाईक्यू देखें, और पीवाईक्यू से देखें क्या वो क्वेश्चन वहां अवेलेबल है कि नहीं, ठीक। ये हो गया एक चीज।
दूसरा, नई वाली एनसीईआरटी लूसेंट में कवर नहीं है, तो नई वाली तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। और बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी, आप खुद सोचिए, आप सब ग्रेजुएट है, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, 11th 12th, और सिंपल वो एनसीईआरटी है। बॉक्स में आपको फैक्ट जैसा याद कर लेना है, ज्यादा डेप्थ की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें फिलोसफी में नहीं जाना है, उसमें स्टैटिक चीजों को याद करना है, तो वन लाइनर्स को, क्योंकि हमारा जो पूरा पेपर है वो वन लाइनर पे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी बुक पढ़े फोकस हमेशा ये रखें कि डेप्थ में नहीं जाना। क्यों डेप्थ में नहीं जाना? डेप्थ का मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम प्रियम्बल पढ़ने लगे, तो प्रियम्बल में हम डेप्थ में चले गए कि इस केस में, ठीक है, इस केस में ये हुआ था, इस केस में ये हुआ था, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती के केस में उन्होंने कह दिया था कि प्रियम्बल पार्ट है। उससे पहले जो केस हुआ था 1960 में, उसमें उन्होंने कहा प्रियम्बल पार्ट नहीं। अब इतनी डिटेल में नहीं जाना, आपको खाली आपके उसमें क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए, जस्टिस कितने टाइप का होता है। अब वहां सीधा प्रियम्बल में लिखा है कि जस्टिस 3 टाइप का, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये। और ये कहाँ लिखा है? ये प्रियम्बल में ही लिखा है। आपके उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कब किया गया, तो 26 वो नवंबर, सही। इनेक्ट कब हुआ? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्यों हुआ? क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी लाहौर सेशन में। तो ये आपको समझना है, स्टैटिक टॉपिक से, सही। इसमें आपसे कोई ये नहीं पूछना चाह रहा है कि भारत की जो स्ट्रगल हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल का, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, या यूएस में क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। केवल स्टैटिक क्वेश्चन ये है। आर्टिकल 21 में क्या है, इसमें क्या है, प्रियम्बल में जस्टिस है तो कितने टाइप का जस्टिस है, इक्वालिटी है तो कितने टाइप के। सवाल तो ये भी आ जाता है कि सॉवरेन वो है ना उसमें S3, और उसके बाद डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका सीक्वेंस बताओ, ये भी क्वेश्चन है, सही। ये भी सवाल पूछ लेता है कि सेकुलर कौन से अमेंडमेंट में एक्ट किया गया, ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट है उसका। तो ये सब चीजें हमको वन लाइनर याद करने हैं, सिंपल, ठीक है। तो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं जाना है, याद करना है जो फैक्ट्स है, सिंपल सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक न्यूज़पेपर का इशू रहता है। न्यूज़पेपर में आप ये देखिए, न्यूज़पेपर में केवल वही चीजें पढ़नी है जो अपने काम की है। जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इन्हें पढ़ने में काफी तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि अब द हिंदू में तो जो राइटर लिख रहा है, ठीक है, आर्टिकल आपको कम से कम पढ़ना है या पढ़ना ही नहीं है। ये बहुत ही अटपटी सी आपको बात लग रही होगी, पर ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, आर्टिकल में जो भी ऑथर लिख रहा है, दे आर दी बेस्ट इन देयर फील्ड्स। नाउ व्हाट, अब वो क्या लेंगे, वो अपना एक होलिस्टिक व्यू लेंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल रघुराम राजन इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल, अब वो क्या करेंगे, वो तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स तक तो आपके लिए वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं। आपके लिए क्या बढ़िया है कि आप वो न्यूज पढ़ें। न्यूज मतलब जैसे वहां आ गया, ये ट्राइब कहाँ मिलती है, इस ट्राइब ने इलेक्शन को बॉयकॉट किया, अभी जैसे कल की न्यूज में ये क्वेश्चन था, ठीक है, झारखंड की एक ट्राइब है ड्यू टू नक्सल्स, तो ये एक चीज है। अंडमान निकोबार में हमने ये वाला ज्वालामुखी फूटा, सही। इंडियन पेनिस, तो वन लाइनर आपको पेपर में जहां जहां दिखे वो आप पढ़िए, आर्टिकल कम से कम पढ़िए, ठीक है। ये बहुत पहली समझ है आपके लिए। आर्टिकल कब इंपॉर्टेंट था? आर्टिकल तब इंपॉर्टेंट था जब राइटिंग आती थी, जब ऐसे आता था। अब तो इतना ऐसे वैसे उन्होंने सब हटा दिया, सही। वो मेंस में खाली आपको वन लाइनर करना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो भी हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे तो वो हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ेंगे, और स्टैंडर्ड बुक कौन सी? एनसीईआरटी। ये बहुत बहुत ही जरूरी है जानना, ठीक है। वरना तो क्या होता है, हमेशा तकलीफ आती है पेपर पढ़ने में, क्योंकि वो क्या कर रहा है द हिंदू में, उसमें तो बिल्कुल एक्सपर्ट्स लोग लिख रहे हैं और हम उनकी डेप्थ में चले जाते हैं, तो पेपर पढ़ने में ही 2-2 3-3 घंटे लग जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? जो भी वहां वन लाइनर पॉइंट है, ठीक है, वो आपको सिंपल सिंपल याद करने हैं। जैसे बजट आया, तो बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना था, बस। अब ये नहीं कि बजट खराब है, अच्छा है, इस सेक्टर को फायदा मिलेगा, ये होगा, इतनी डिटेल की आवश्यकता नहीं। बजट में फिस्कल डेफिसिट कितना है, बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर्स है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो ये आपको समझना है बेसिक बेसिक फैक्ट्स के साथ, ठीक।
तो ये डिफरेंस रहता है। एक देखिए, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यूपीएससी वाला भी वो न्यूज़पेपर पढ़ा है, सीजीएल वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, एमटीएस वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, और ग्रुप सी ग्रुप डी वाले रेलवे वाले भी न्यूज़पेपर पढ़े। तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, पेपर सेम है, किताब सेम है, एनसीईआरटी सेम है, लेकिन मेरे पेपर में क्या आ रहा है, ये मैं कैसे डिटरमाइन करूंगा? पीवाईक्यू पढ़ के। तो आप जब पीवाईक्यू दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, कहीं पर भी बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स नहीं। तो हम अपने को कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा जाना नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम बहुत डेप्थ में चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के 370 पे वहां दो ऑथर अपना, जैसे किसी दिन कोई ऑथर उसके पक्ष में लिखेगा, कोई विपक्ष में लिखेगा, उतनी बड़ी डिबेट की आपको आवश्यकता ही नहीं। आपको तो सिंपल ये याद रखना है कि 370 209 यानी 2019 में हटा था, उसके बाद एक स्टेट था जे.एंड.के, वो स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी में टूट गया, सिंपल सिंपल सी बात है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या, उसको वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित कर दी, सिंपल सी बात। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। ये बेसिक बेसिक चीज है। बजट पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अभी इस साल का तो बजट जो है आपका इंटरिम बजट आया था, तो इंटरिम बजट में तो इतने बड़े चेंज होते नहीं। अभी एक बार चुनाव हो जाएगा, सरकार आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर एक बड़ा बजट आएगा, ठीक है। वो बजट इंपॉर्टेंट है। बजट में भी आपके लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, थीम, एक थीम दी होगी उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट वो इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बेसिक चीजें इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बजट का एक एक फैक्ट याद कर रहे हैं, एक एक चीज याद कर रहे हैं। बजट में वो कई योजनाओं की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं। वो गवर्नमेंट स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जो बजट में दिया है एलोकेशन, वो तो है ही सही, प्लस उस स्कीम में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो उन्होंने मनरेगा को इस बार 89,000 करोड़ दी, ठीक है, अभी इंटरिम बजट में। तो अब मनरेगा क्या है, ये आपको याद करना है। मनरेगा में कितने दिन का रोजगार मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने दिन की गारंटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी है, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे भी आपको देखना है, उसमें जो की टर्म्स है कि ग्राफ कैसा बढ़ रहा है, ये सब बेसिक बेसिक चीज आपको देखनी है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सोर्स मटेरियल हमेशा सेम होता है, चाहे कोई किसी भी पेपर की तैयारी कर रहा हो। डिटरमाइन हमको वो कैसे करना है, मामले को डिटरमाइन आपको करना है कि हमें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, वो मैं बीच में ले लेता हूँ, आयुष यादव का। वो क्या ये कह रहे हैं कि सर व्हाट अबाउट लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक। बिल्कुल सही, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब आप सब्जेक्टिव पूरा पढ़ लो। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो वो ऑब्जेक्टिव मैं आपको समझाता हूँ। लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसमें क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर ऐसे दिए रहते हैं। पर आप खुद सोचो ना, आप उसको सीधे कैसे पढ़ सकते हो, सही। आप पहले क्या करो, लूसेंट की सिंपल वाली बुक पढ़ लो, सही है, जो उनकी, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो किससे करेंगे, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से करेंगे। ये वो रिवीजन का मीन है। क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये है, पीवाईक्यू का मतलब क्या है, पीवाईक्यू का मतलब ये है, मैंने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, मैंने मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़ डाली। अब मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू की तरफ जाऊंगा और पीवाईक्यू से देखूंगा क्या क्या, अच्छा, तो मैं, मेरे से जितने से वो हो रहे वो पीवाईक्यू वास्तव में क्या है, वो पीवाईक्यू वास्तव में रिवीजन है, रिवीजन का मोड है। और पीवाईक्यू हमको दो चीजें बताता है, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक हमें हमेशा दो चीजें बताती है। एक तो वो रिजर्व, मतलब हमारे रिवीजन का मीन्स है, यानी उससे हम रिवीजन अपना आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि वो हमें ये बताता है कि एग्जामिनर का ध्यान किधर, आपको आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लग सकती है, वो आपका पर्सनल बायस है, एग्जामिनर को क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक टाइप का सवाल, मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन वो 2 बार आ गया, 10 साल के पीवाईक्यू में 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बार एग्जामिनर को वो लगा कि यार ये सवाल इंपॉर्टेंट, तो उसके आसपास की चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। जैसे एक एग्जांपल देते, अशोक ने बड़े बड़े एडिक्ट्स बनवाए, सही, स्तंभ बनाए, सही। तो वो जो उसने स्तूप बनाए, ठीक है, वो बनाए, तो वो मेजरली मेजरली नॉर्थ इंडिया में है। मेजर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, माइनर वालों की नहीं, मेजर वालों की, मेजर एडिक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉर्थ इंडिया में। अब उसमें से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्तूप देख ले तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही। तो ये चीजें ध्यान रखिए, अगर एक बार सांची का स्तूप आया है तो अब भी आ सकता है।
ये ध्यान रखें, अटपटे क्वेश्चनों से बचे। जैसे एक साल क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आ गया कि हवा महल में खिड़कियां कितनी हैं। अब लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ने लगे, वो तो एक बार रैंडम आ गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। स्टैंडर्ड ध्यान रखिए और सिंपल है। इस बार तो जो टॉपर्स हैं वो हमारे 75 में से 75 नंबर ले आए हैं मेंस में, यानी पूरे में से पूरे। और किस में? जीएस में। तो पूरे में से वो पूरे सोचिए जीएस में कैसे आ सकते हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल। वही वही पढ़ते रहना है। मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ज्यादा पढ़ना है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना पढ़ना है उसको कई मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। देखिए एक क्वेश्चन और आया, वो भी ले लेता हूँ क्रिस सक्सेना का। वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसी ट्रिक क्या है। देखो बेटा, ट्रिक है मल्टीपल रिवीजन, यही ट्रिक है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती कभी, मल्टीपल रिवीजन। आप खुद सोचो, पहली बार पढ़ूंगा, दूसरी बार पढ़ूंगा, तीसरी बार पढ़ूंगा तो याद ही हो जाए। आपके लिए मैं यहीं पर एक एग्जांपल दे देता हूं, तो बहुत ही वो परफेक्ट एग्जांपल, लाल बहादुर शास्त्री साहब का एग्जांपल है वो। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम था एक बार। तो लाल बहादुर शास्त्री एग्जाम देने गए, थोड़ा लेट पहुंचे, आधा घंटा। तो क्या होता है जनरली ग्रेजुएशन में क्या होता है, ऐसे 5 क्वेश्चन वो पेपर में 10 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री बैठे और उन्होंने 10 के 10 आंसर लिख दिए, और उनकी कॉपी आज म्यूजियम में। तो इससे आप सीखिए। फिर लाल बहादुर शास्त्री से पूछा गया, आखिर आप इतने सारे आंसर दे कैसे पाए, बच्चे तो 5 भी नहीं दे पाते। तो उन्होंने ये कहा, मैंने बुक का रिवीजन 69 टाइम करा है। सही, 69 से 80 टाइम, 80 टाइम वो किताब पढ़ चुके हैं। आप देखिए, पूरा गेम रिवीजन का है, बार बार पढ़ना है। एक बार में प्रेशर नहीं लेना कि मैं अभी याद कर लूं, नहीं, इतने बार रिवाइज करो कि वो याद ही हो जाए। ठीक है, ये है सिंपल तरीका और कुछ नहीं। बहुत स्टैटिक पोर्शन तो लोग याद ही करते हैं ना, मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल कितने पन्ने हैं पूरी बुक में, कितने पन्ने? 400। आप ऐसा सोचो, पूरी बुक में 400, और बचपन से आप कितना पढ़ते आ रहे हो, ये बात इतना टफ नहीं। ठीक है, हाँ, शॉर्ट नोट्स भी आप जरूर बनाएं, ये भी ध्यान रखें। ठीक, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स, अब थोड़ा सा हमने बुक से देख ली। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए, सब स्टेट बोर्ड वो एनसीईआरटी की बुक है, सही है, ये तो आपको देखना ही देखना। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी में आ जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के ये बेसिक बेसिक चीजें, देखिए बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट आपको जानने। मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो रेयर ही क्वेश्चन आता है, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से ज्यादा कभी क्वेश्चन रेयर ही आता है उसमें। ठीक है, तो बेसिक वो कॉन्सेप्ट है। आप बैंकिंग के टर्म वो जान सकते हैं, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमी में कैसे ये इफेक्ट करता है। मतलब जैसे रेपो रेट बढ़ेगा तो मार्केट की क्या स्थिति रहेगी, लिक्विडिटी मार्केट की, ये आप समझ सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर क्या है। ठीक है, इकोनॉमी स्टार्टिंग में कैसे थी, अब 1992 के बाद क्या चेंज आ गए, ये पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म है, जैसे एलपीजी रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन। तो ये इसके बारे में जानना। इसके बारे में जानना कि रूरल डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन बजट आप कवर करेंगे तो टैक्सेशन पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर जीएसटी में, जीएसटी से आप देखिए सब लिंक करके पढ़ना है। जीएसटी काउंसिल जब बनी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ होगा, जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट है, ठीक है, 101 का है, बिल्कुल ऐसे याद रखना है। फिर जीएसटी में ये देखना है काउंसिल में मेंबर कौन कौन है। ठीक है, तो पता लगेगा कि काउंसिल की हेड फाइनेंस मिनिस्टर है, बाकी स्टेटों का भी है। फिर तो पॉलिटी इकोनॉमी एक साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ऐसे बिल्कुल सारों को जोड़ते हुए चलना है। जितना ज्यादा आप जोड़ते हुए चलोगे उतना ज्यादा सिंपल रहेंगी चीज। पब्लिक फाइनेंस है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक्सटर्नल इंटरनल डेट है, कैपिटल मार्केट्स है। अब कैपिटल मार्केट्स यहाँ लिखा है, मनी मार्केट नहीं लिखा। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म की मार्केट है, जैसे इसमें शेयर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। मनी मार्केट क्या है, वो शॉर्ट टर्म की मार्केट है। ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। फॉरेक्स यानी, ठीक है, डॉलर जो करेंसी बाहर की है, उसमें जब डील करते हैं तो आपने कई बार सुना होगा फॉरेक्स रिजर्व्स का, वो है। बैंकिंग के बेसिक्स आपको याद रखने। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कई टाइप की होती है, डिमांड लेड, सप्लाई लेड, ये वाली इन्फ्लेशन। फिर और भी इन्फ्लेशन के टाइप होते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन। ये सारे टाइप जो है वो बेसिस पे डिपेंड करते हैं, ये सब आपको देखना है। सब्सिडी, सब्सिडीज तो आपकी बजट से ही कवर हो जाएंगी कि सब। अब देखिए, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि फूड किस एरिया में सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है, तो उसका आंसर क्या था, फूड सब्सिडी। ये कहां से पता लगा, बजट से।
तो आपको बजट देखना है, सब्सिडी कितने टाइप की है वो देखना है, गवर्नमेंट की स्कीम देखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो। जैसे कि अभी मार्केट में जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्कीम है जिसका हर दिन न्यूज़पेपर में छपता ही छपता है, वो है पीएलआई। पीएलआई स्कीम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये आपको देखना है। ठीक, ये सब चीजें आपको देखनी है। करंट से जरूर जोड़िए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायनामिक है। आप खुद सोचो, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी आप सेक्शन को ले लो, उसका न्यूज़पेपर नहीं छपता। इकोनॉमी इतना डायनामिक है कि स्टैटिक तो है साथ ही डायनामिक भी है। और आप डायनामिक यानी आप न्यूज़पेपर तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको स्टैटिक नहीं पता हो। ये बात आप समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि फिस्कल पॉलिसी में सरकार करती क्या है, टैक्स कब बढ़ाती है, टैक्स कब घटाती है, तब तक आपको न्यूज़ समझ में नहीं आएगी। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यूएसए के फेड ने रेट घटाया तो हमारे आरबीआई ने रेट क्यों घटा दिया। ये समझने के लिए आपको स्टैटिक का लिंक चाहिए। एक बार आप इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्टैटिक समझ गए, फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मजा आए। ये इंपॉर्टेंट, तो पहले स्टैटिक फिर डायनामिक। ठीक, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में। अब इंडियन हिस्ट्री के बेसिकली 5 पार्ट्स, सही है, 5 पार्ट। मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, ये 3 पार्ट हो गए। एक है कल्चर, ये चौथा पार्ट हो गया। एक 5वां पार्ट और है जो स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट कैसा, इसमें ये पूछ लेगा कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा, ठीक है, सब मुगल में सबसे जैसे गोल्डन पीरियड वो कब था, तो स्टैटिक चीज है। ताजमहल किसने बनाया, स्टैटिक चीज है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कल्चर में आपको ये कल्चर, ये सारा सबसे, इसके लिए सबसे बढ़िया किताब है लूसेंट। लूसेंट एंशिएंट और मेडिवल में तो लूसेंट ने में पूरा डेटा ही लिखा हुआ लगभग। और इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। कौन सी वाली एनसीईआरटी, जो लेटेस्ट। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते इसमें तो आप पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पर लूसेंट बहुत ही बढ़िया। उसमें जितना हिस्ट्री का सेक्शन है वो सबसे बढ़िया। अगर लूसेंट में कोई एक सिंगल सेक्शन है तो हिस्ट्री का सेक्शन, सही। तो हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल आप बिल्कुल वहीं से पढ़ें। मॉडर्न के लिए आप 2 किताबें रेफर कर सकते हैं। ठीक है, पहली है बिपिन चंद्रा, दूसरी है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम थोड़ी मोटी किताब है, स्पेक्ट्रम में डिटेल में नहीं जाना। जैसे क्या नहीं जाना, पी, जैसे मान लीजिए वुमेन का रिवॉल्यूशन या पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन, इसमें डिटेल में नहीं जाना कि स्थिति क्या थी। आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हम क्वेश्चन भी दिखेंगे आके, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये आ रहे हैं, दांडी आंदोलन कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुई थी, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से साल में हुआ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ईयर याद करने, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी। एक बार आपने वो पढ़ लिया, फिर लूसेंट से आके आप देख लो बस। और सीधा भी लूसेंट पढ़ सकते हैं, चलेगा। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब है 11th की, अवर पास्ट करके। पार्ट 1 में एंशिएंट कवर है, पार्ट 2 में मेडिवल कवर है और पार्ट 3 में मॉडर्न कवर है। तो ये 3 चीजें आपको देखनी है। कल्चर के लिए मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी काफी टफ है। ठीक है, जो एनसीईआरटी इन्होंने कल्चर की बनाई है वो काफी टफ। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप लूसेंट पढ़ लें। लूसेंट में कल्चर अलग से नहीं, हर किंगडम के बाद, जैसे मान लीजिए गुप्ता पीरियड खत्म हुआ तो उनका कल्चर वहां दिया होगा, उनका आर्किटेक्चर वहां दिया होगा, उनके द्वारा बनाए गए, ठीक है, पेंटिंग्स या उनके द्वारा आर्ट जो भी है वो सब वहां दी होगी, तो आप वहां से पढ़ लो। ठीक है, और अगर आपको और पढ़ने की चाहत है तो नितिन सिंघानिया की समरी पढ़ सकते हो। ठीक है, नितिन सिंघानिया भी बढ़िया किताब, उसकी समरी आप पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी बुक पढ़ लो, समरी आप पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, वरना केवल लूसेंट से भी काम चल सकता है। लूसेंट प्लस पीवाई, लूसेंट प्लस पीवाई, इतने से काम चल जाएगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी मस्ट है इकोनॉमी में, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें करंट का भी काफी ज्यादा पोर्शन। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही पड़ना। ठीक, ये हो गई सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी के देखिए तीन हिस्से, वैसे तो 4 है, सही है। फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी और चौथी है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब होता क्या है, आपके उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं बहुत कम, बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, तो फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी में आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड एक ही बुक है बस, और कुछ नहीं है, वो है 11th क्लास की एनसीईआरटी। फिजिकल की एक पतली सी एनसीईआरटी 140 पन्नों की है, वो आप पढ़ डालें, उससे बाहर कुछ नहीं। इसके साथ साथ आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा। लूसेंट क्यों पढ़नी है, क्योंकि वो लूसेंट में स्टैटिक जीके होगी। जैसे ये क्वेश्चन होगा लूसेंट में, क्या इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी, ठीक है, बहुतों को आपको आता होगा।
ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, लो तो फिर एक ये क्वेश्चन आ गया। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वाला ना, तो इसके लिए आपको लूसेंट पढ़नी पड़ेगी, ये आपका एनसीईआरटी में कवर नहीं होगा। एनसीईआरटी में तो प्योर कॉन्सेप्ट दिए कि वोल्केनो आएगा तो कैसे आएगा, कितने टाइप के वोल्केनो है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा वोल्केनो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे अर्थक्वेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए होता है। फैक्ट किधर दिए, लूसेंट, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, अब इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिमालय पढ़ना है, ठीक है, फिर हिमालय के साथ साथ आपको जो आपके सदर्न एरिया में पेनिनसुला में जो माउंटेन्स है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में माउंटेन्स है उन पर खासा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे साउथ में हम आ जाए तो नीलगिरी है, ठीक है, फिर आपका कार्डमम हिल्स है, ठीक, वो नीचे, फिर उसमें आपकी 2-4 पीक है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अन्नाई मुडी, डोडा बेटा, ये सब साउथ की बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स है। फिर आप आ जाओ इधर महाराष्ट्र में, तो वहां भी बहुत सारी पीक है, जैसे हरिश्चंद्र पीक है, अजंता एलोरा पीक्स है, ठीक है, अजंता एलोरा माउंटेन रेंज है, सॉरी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। कलसुबाई पीक है, इसका ध्यान रखना है। ये सब बेसिक बेसिक चीज है। नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, या फिर आपका वो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पूछ ले रहा है, जैसे मिरी हिल्स है, मिशमी हिल्स है, अबोर हिल्स है, ये सब क्वेश्चन पूछ ले रहा है। इसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नेशनल पार्क कौन सा है। अभी जैसे कुछ ही दिन पहले नामदफा नेशनल पार्क काफी न्यूज में था, तो नामदफा नेशनल पार्क पूछ सकता है। फिर नामदफा नेशनल पार्क पूछ सकता है तो वहां कौन सी स्पीसीज को हम बचा रहे हैं, ये भी पूछ सकता है। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल उधर बचा रहे हैं हम, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसे बचाना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। टाइगर के लिए पूछ सकता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, यूपी में भी कोई टाइगर है क्या, क्या अरुणाचल प्रदेश में भी कोई टाइगर है क्या। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से किसमें कौन सा टाइगर रिजर्व है। अब कैसे दिए, लद्दाख का दे दिया, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क दे दिया, और एक उत्तराखंड का डाल दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, ऊपर तो टाइगर होते नहीं, टाइगर तो तराई के इलाकों में पाए जाते हैं, हिमालय में कहा वो टाइगर, उधर तो क्या मिलेगा, स्नो लेपर्ड मिलेगा, ठीक है, ग्रेट ब्राउन बियर मिलेगा, ऐसी प्रजातियां उधर मिलती हैं। तो वो बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी फॉरेस्ट है, अब ये फॉरेस्ट में सब आ जाएगा, एनिमल स्पीसीज है, वही मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में क्या है, कुछ नेशनल पार्क होते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान देना है। फिर आजकल क्या चल रहा है, रामसर की साइटें बढ़ गई हैं, आपने देखा होगा, अभी अभी की न्यूज थी कि 80 हो गई, सही है 80, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी साइट बढ़ी। फिर आजकल यूनेस्को हेरिटेज साइट ये भी काफी चल रहा है, बायोस्फीयर रिजर्व काफी चल रहा है, तो ये सब चीजों का ध्यान देना। नेशनल पार्क की संख्या बढ़ती जा रही है, इन पे भी ध्यान देना, ठीक, ये ध्यान रखिए। एग्रीकल्चर, देखिए पूरा गेम क्या है, आप करंट को स्टैटिक से जोड़ते चले। एक बार आपको इंडिया की मैपिंग करनी है, आपको उसमें हिल्स पता लग जाएंगे, आपको उसमें पीक पता लग जाएगी, आपको उसमें रिवर पता लग जाएगी, और आपको उसमें नेशनल पार्क पता लग जाएगी। पहले नेशनल पार्क कवर कर लो, फिर टाइगर रिजर्व कवर कर लो, ठीक है, ऐसे करके वो काम होता है, ठीक है। अभी देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं ना, तो चीजें वो होती हैं, हो ही रही होंगी ना। आप खुद सोचो, आप सब टैलेंटेड लोग, जब पुरानों से निकला है तो आपसे क्यों नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात, हमें स्टार्ट करने में डर लगता है, एक बार आप स्टार्ट करो फिर तो चीजें होंगी, ठीक। ऐसा इंडस्ट्रीज देखनी है, ठीक है, मिनरल्स देखने हैं। अब जैसे मिनरल में आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इंडिया में गोल्ड माइन किधर। अब सिंपल सा एग्जांपल, कोल्लर, अब वो पूरी मूवी बन गई थी केजीएफ की उसमें, तो ठीक है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि यूरेनियम भारत में किधर मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में झरसुगुड़ा में मिल रहा है, या और भी कई माइंस है, तो उधर देखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा मिनरल कहाँ मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना, बेसिक बेसिक चीज। नेशनल हाईवे है, इंपॉर्टेंट रेल रूट है। अब ये रेल रूट में क्या आ सकता है, जैसे सेला टनल किधर, ये क्वेश्चन आ गया। अब आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री क्या है, काफी ज्यादा इनॉग्रेशन करते हैं, ठीक है, वो मतलब नए नए टनलों की, वो सारे टनल वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस साल जैसे कश्मीर की तरफ करा तो कश्मीर वाले इंपॉर्टेंट हो गए, अभी सेला टनल का करा है तो सेला टनल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि सेला टनल कहाँ कहाँ है, किसके बीच है, तो पहले तो आपको स्टेट पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा वो टनल क्या हो गया था भाई, वो पूरा टनल गिर गया था, कई लोग फंसे रहे, वो टनल के बारे में पूछ लेगा कि उस टनल का नाम क्या है, या वो ये पूछ सकता है
कि वो टनल का नाम, ये टनल कहाँ था, अब वो न्यूज में भी था और टनल भी, और चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर था वो टनल, ये भी पूछ सकता है ये टनल किस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। तो मल्टीपल चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखिए। करंट से सब रिलेटेड रहता है मामला, ठीक है। पॉलिटी में आ जाते हैं, तो पॉलिटी में तो आप जानते हैं कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसमें मेजर आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में आपको आर्टिकल सब याद नहीं करने, सब बिल्कुल याद नहीं करने। प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएंगे कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल नहीं है। अब जैसे 51A है, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो फंडामेंटल ड्यूटी 8-9 है, वो पूरी याद कर लेनी है। फंडामेंटल राइट याद करने होंगे, हाँ करने ही होंगे, बिल्कुल से तो सही बात है। अब 323 वो याद करने की आवश्यकता नहीं। इस साल इलेक्शन है, तो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3, वो 324, सिंपल सी बात है, तो आपको याद होना चाहिए। देखो, तो अब ये पूरा मामला है, ठीक है, तो ये ऐसे आपको समझना है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का आपको ध्यान रखना है, जैसे अब आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, यही नहीं होना सही है। या कभी कभी आ जाता है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, बहुत ही बेसिक सवाल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इस पे तो पूरा फोकस रखिए, क्योंकि 73rd और 74 अमेंडमेंट के तहत दो शेड्यूल हैं, 11 और 12, वो तो पूरे पंचायत और अर्बन के ही, तो इन पे भी ध्यान रखिएगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का ध्यान रखिएगा, ये सब पढ़ना है आपने, पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। देखिए ऐसा सोच के चलिए कोई ऑप्शन ही नहीं, जब सब पढ़ रहे हैं तो मैं तो पढ़ूंगा ही। और मल्टीपल रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन, जितना ज्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे उतना ज्यादा वो होता जाएगा। आप ये मत सोचो कि एक ही बार में मैं सब पढ़ लूं और जब अगली बार आऊं तो मुझे सब याद हो, ऐसा कभी नहीं होता। एक बार पढ़ना है, एक बार तो खाली रीडिंग माननी होती है, फिर अगली बार फिर पढ़ना होता है, फिर उसके तीसरी बार नोट्स बनाने होते हैं। और नोट्स कैसे, शॉर्ट नोट्स, ये नहीं कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं और अपनी बगल में एक और लूसेंट छाप दी, उतने ही पन्नों की, शॉर्ट नोट्स रखने। और शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे, पीवाईक्यू देख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। मिसलेनियस टॉपिक आ सकते हैं जो न्यूज में, जैसे एंटी डिफेक्शन है, न्यूज में रहता है। अभी जैसे क्या, वो न्यूज में जैसे लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर्स को जो है वो क्या कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था, वो न्यूज पे। तो ये सब चीजें जो न्यूज पे रहती हैं वो तो आ ही सकती हैं, ठीक है। ये पॉलिटी में हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और रह गई हैं। हाँ, एक मिनट, फिजिक्स में देख लेते हैं। तो फिजिक्स में क्या है, बेसिक बेसिक चीजें, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, दोनों में ठीक है, ठीक है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना, स्पेस टेक्नोलॉजी में चले गए कि बायोटेक्नोलॉजी में चले गए, न्यूक्लियर फिजिक्स में चले गए, नहीं, सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। वो ज्यादा सीडीएस वाले क्वेश्चन या फिर यूपीएससी जो भी क्वेश्चन वो बना रहा है, चाहे वो जियो वहां से नहीं देखना, बेसिक एसएससी के अपने सिंपल क्वेश्चन है वही आएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक। तो आपको एनसीईआरटी बुक को ही रेफर करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। और लूसेंट को कवर करना है। लूसेंट को क्यों कवर करना है, फैक्ट्स के लिए, जैसे पूछ लेगा अब वो कि हाइड्रोजन कोलाइडर किधर बना है, हाइड्रोन कोलाइडर कहाँ बना। अभी जीके का क्वेश्चन, हाइड्रोन कोलाइडर में क्या होता है ये कोई नहीं पूछ रहा, हाइड्रोन कोलाइडर किधर बना, तो वो स्विट्जरलैंड में बना, तुमने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन याद नहीं करनी, बिल्कुल ये मत सोचिए कि केमिकल रिएक्शन में याद करूंगा या ये सब, बेसिक क्वेश्चन है। अब वो कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता दो, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दो, फिर उसमें भी हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बता दो, ऐसे सिंपल सिंपल चीजें आती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल स्टैटिक से जिसका लेना देना है। तो साइंस में ऐसा नहीं है कि आपका कॉमर्स है तो आपको कोई डिसएडवांटेज है, बिल्कुल नहीं, वो तो याद ही करना है, वो साइंस वाले को भी याद करना है, उसको खुद नहीं आता हो, क्योंकि उसे तो याद करना है। वो ये पूछ लेगा कि बायोलॉजी में किन, जैसे बहुत ही बेसिक सवाल है, किन में प्लांट्स, किस में सेल वॉल होती है, प्लांट सेल है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब वो पूछ लेगा डीएनए जो है आपका न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक बेसिक सवाल, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एसिड्स है, वो एल्कलाइंस है, इनका ध्यान रखना है। ब्रांचेस ध्यान रखनी है, जैसे ब्रांचेस मतलब कि केमिस्ट्री की अब ऐसी ब्रांच है जो कार्बन कंपाउंड्स के साथ डील करती है, अब सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल सी बात, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अब आजकल वो एटमॉस्फेयर काफी प्रेशर, मतलब अभी मतलब एटमॉस्फेयर काफी न्यूज पे रहता है पोल्यूशन के कारण, तो उसमें कौन कौन से, जैसे HFC का ध्यान रखना है,
ठीक है, CFC का ध्यान रखना है, ओजोन लेयर का ध्यान रखना है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखनी जो एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक, एनसीईआरटी बिल्कुल रेफर करिए आप। ठीक है, बायोलॉजी में भी वही है। ठीक है, जेनेटिक डिसीजेस हो गई। ठीक है, फिर आजकल टिश्यू कल्चर ये सब चल रहा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की पता लगा, डिटेल में चले गए बहुत ज्यादा, वो सब उतना नहीं। जितना एनसीईआरटी में लिखा उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब आपके उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, विटामिन ए की कमी से क्या, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए क्या है ना, बिल्कुल हार्ड कोर फैक्ट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने। ठीक, ये बेसिक बेसिक सी चीज है। अब देखिए, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन पे आऊं, उससे पहले मैं आपको पेपर कैसे आपको करना है उसका तरीका बता देता हूँ। देखिए, 1 घंटे में अपने को पेपर करना है पूरा। ठीक, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटे में पेपर करना है, तो आपको 25 सवाल पढ़ने हैं, आप सोचो। और आपको उसमें से केवल 10 मिनट ही करना है, 10 मिनट में ही वो सवाल करना है। ठीक है, पूरा सेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको मैथ्स और रीजनिंग को भी टाइम देना। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो जनरल अवेयरनेस का क्या है, आप खुद सोचो, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, जगह ही नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा डिजाइन है कि क्या है, 1 लाइनर होगा। आर्टिकल 21A में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा यार इसमें तो राइट टू एजुकेशन था, ये एकदम से सीधा बिल्कुल क्लिक करना चाहिए। उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं, याद है तो ठीक, याद नहीं है तो फिर उसको वहां गैस नहीं करना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं। कैलकुलेटेड कैसे, जैसे 4 ऑप्शन है, अब 4 में से 2 क्लियरली गलत है, तो 2 का तो कर ही सकते हैं, क्योंकि 50% सही होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन जो है, अब उनको राउंड्स में किया जा सकता है। जैसे आपने क्या करा, 5-7 मिनट में वो एक राउंड कर दिया, कठिन सारे छोड़ दिए, फिर दोबारा आ गए। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो यहाँ लिखी नहीं, आपकी रीडिंग स्पीड काफी तेज होनी चाहिए। अब क्या होता है, 2-4 व्यक्ति को तो एक क्वेश्चन पढ़ने में 2-3 मिनट लग जाते हैं, अब वो 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करेगा। रीडिंग स्पीड आपकी बहुत वो फास्ट होनी चाहिए। ये कैसे होगा, ये आपको फायदा देगा, इंग्लिश में भी फायदा देगा, ये आपको हर सब्जेक्ट में फायदा देगा। मैथ्स का क्वेश्चन आप जल्दी पढ़ ले रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जल्दी पढ़ने में आपको छोड़ दे रहे हो, पढ़ रहे हो और जल्दी पढ़ दे रहे हो, सही, और सब पढ़ रहे हो, तो ये रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ती है, रीडिंग स्पीड बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने, सही। जितनी आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ती जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी, ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सारा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में यही छोड़ देंगे क्या, कि नॉट लिखा। अब जैसे वहां पे पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, आपने क्या देखना है, खाली ये देखना है बस, इनमें से वो नहीं है, पढ़ा ही नहीं आपने, आपने टिक कर दिया वहां गलत। अब पता लगा कि वो तो वहां तो वो निगेटिव वाला पूछ रहा था। या कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा क्वेश्चन हम पढ़ते ही नहीं, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन पूरा भी पढ़ना है और जल्दी भी पढ़ना है, ये दोनों चैलेंज। ठीक, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं आपका कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि अगर आप में से कोई इसका आंसर बता पाए तो और बढ़िया हो। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये देखो, ये एसएससी सीजीएल में प्री में क्वेश्चन है। अब हम वहां पढ़ रहे हैं कि दांडी मार्च यात्रा में गांधी जी ने कहां से स्टार्ट करी, क्यों स्टार्ट करी, ये सब चीजें। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रमिक दीजिए, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताइए। अब उसमें कितना सिंपल है, देखो दांडी मार्च है, ये देखो क्रिस सक्सेना ने बता भी दिया। ठीक है, दांडी मार्च है, पूना पैक्ट है, खेड़ा सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। अब वो तो सीधा सीधा ही है कि आपको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च कब हुआ, सबसे पहले दांडी मार्च हुआ, सही नहीं, गलत है, सबसे पहले दांडी मार्च नहीं हुआ, सबसे पहले हुआ खेड़ा सत्याग्रह, और वो कब हुआ, 1912 में। बिल्कुल एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, खेड़ा सत्याग्रह ही पे ही सही जो है कि गांधी जी का वन ऑफ द अर्लीस्ट जो है वो सत्याग्रह था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपका हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में। ठीक है, पूना पैक्ट क्या, वो क्या था, पूना पैक्ट तो जब क्या हुआ था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होने लगी, तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या हो गया, थोड़ा सा विवाद हो गया। तो पूना पैक्ट क्या हुआ, इन दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए वो पैक्ट साइन किया गया अंबेडकर और गांधी के बीच में। वो कब हुआ, वो 1932 में हुआ। दांडी मार्च कब हुआ, 1930 में हुआ। अब जब आपको पता है, देखिए सिंपल, इनमें से आपको एक भी पता होता कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1912, तो आंसर क्या है, फर्स्ट, सिंपल, ये लिखा था। इतना पता होना चाहिए। और गांधी जी ने कि स्टार्टिंग के सत्याग्रह में खेड़ा सत्याग्रह, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा। क्वेश्चन ये नहीं आ रहा खेड़ा सत्याग्रह क्यों करा, देखो आप क्वेश्चन को देखो, आप क्वेश्चन जानना क्या चाह रहा है आपसे, एक्सपेक्टेड कितना है कि आप खाली ईयर याद करो बस,
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, क्यों रुका, ये नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कब हुआ, सिंपल सी। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों रुका आपको नहीं पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि फैक्ट है, ठीक है। कौन सी घटना हुई थी, एक बड़ी घटना हो गई थी, ठीक है, तो उसके कारण वो रुक गया, ये आप देखो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला देखिए। ये क्वेश्चन आया कि संतोष ट्रॉफी को स्पॉन्सर किसने किया। अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, कब, जब आपने करंट अफेयर पढ़ा, वरना तो ये सारे में आप गेस भी नहीं कर पाओगे, सही। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा तो आंसर मैं बताता हूँ। आंसर अभी कोई चैलेंज नहीं है, हम तो यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या, हीरो मोटोकॉर्प। अब ये किधर होगा, ये न्यूज़पेपर में छपा होगा, या करंट अफेयर की मैगजीन्स आती है उसमें जरूर ये कवर किया गया होगा कि संतोष ट्रॉफी। अब अगली बार कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसी में क्वेश्चन आ सकता है, संतोष ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन आ गया। तो पीवाईक्यू को थोड़ा सा ढंग से एनालिसिस करें, ढंग से पढ़ें, तो आपको समझ में आएगा। अब इस बार ये क्वेश्चन आ गया तो अगली बार पता लगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सऊदी अरामको क्या है। तो ये जो है सऊदी की सबसे बड़ी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी, ये सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 days इन दमन एंड दीव। अब ये कठिन सवालों में से, अभी कठिन सवालों में से, पर खुद सोचो ये कवर किधर हुआ होगा। अरे जब वो हर साल फेस्टिवल मना रहे हैं तो करंट में तो जरूर कवर हुआ होगा, क्योंकि 9 दिन तक वो फेस्टिवल मना रहे हैं। सोचो आप, तो इसका सही आंसर क्या है, गरबा। अब ये इससे भी कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे, दमन एंड दीव किसके पास है, गुजरात के पास है। गुजरात का फेस्टिवल जो 9 दिन तक चलता है, गरबा, क्योंकि गरबा किससे रिलेटेड है, नवरात्रियों से। 9 दिन तक वो गरबा खेलते हैं, सिंपल सी बात है। एक तो 9 दिन इसका एग्जाम इंडिकेशन था, दूसरा दमन एंड दीव की गुजरात के पास लोकेशन। और मान लीजिए ये दोनों भी आप गेस नहीं कर पा रहे थे, तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ लेते। 9 दिन तक उन लोगों ने गरबा खेला होगा और ये न्यूज़पेपर में जरूर छपा होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर 6 नंबर आपके हो गए, तो उतना कठिन मामला नहीं है। क्या है, आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, कि अपना अपना माइंड आपको एक्टिव रखना है। एक्टिव मतलब इसको वो इसको ऐसे कहते हैं कि जहां भी आप कुछ भी पढ़े उसको कनेक्ट करिए कि सिलेबस से ये रिलेटेड है, कि हाँ तो है, तो ये आ सकता है। बिल्कुल सिंपल सी, सही। तो चलिए, ये भी हमने थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे, आपको थोड़ा आइडिया भी दिया। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो है आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट का जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अभी हम बात कर रहे थे कि जनरल अवेयरनेस को आप 10 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं जनरल अवेयरनेस को 15 मिनट दे दूं, तो 15 मिनट यहाँ दोगे तो कहीं से कम करना पड़ेगा। तो वो जहां कहीं से भी आप कम करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बतानी, जो ज्यादा लोग को जिस पर ध्यान भी नहीं देते और ज्यादा लोग जो करते भी नहीं, आपको फास्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। आपका जो भी मीडियम है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़े और जल्दी पढ़े। ये नहीं कि सुबह से शाम तक एक न्यूज़पेपर पढ़े। पूरा न्यूज़पेपर आपका आइडियल टाइम जो है वो 1 घंटे पर कवर हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर। और ये पढ़ना ही नहीं है, इसमें नोट्स भी बनाना, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो फास्ट पढ़ना है, बिल्कुल जिस्ट पकड़ लेना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से इसकी प्रैक्टिस होती है। बुक पढ़े तो बुक की जब सिंगल टाइम रीडिंग लगाएंगे तो पता लगा एक दिन में 10-15 ही पढ़ना पड़ पाए। तो पहली बार तो रीडिंग ही लगानी है, तो फटाफट पढ़िए उसको। तो रीडिंग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो करंट अफेयर जीके से रिलेटेड है। अभी कई लोगों ने पूछा क्या या ट्रिक है क्या करनी है, तो एक मैं आपको, ये ट्रिक ऐसी नहीं है कि जो मेरे मन की है या कोई मतलब कुछ भी, वो कई टॉपर्स इसका यूज करते नहीं। ये ट्रिक जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है, उसे कहते हैं, ये ट्रिक का नाम है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब, हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे हम 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पढ़ाई की किताबें बंद कर देते हैं, काम खत्म। पढ़ो आप 6 ही घंटे 7 ही घंटे, पर तैयारी आप करो 12 घंटे। अब ये कैसी बात हुई कि पढ़ूंगा 7 घंटे तो बाकी बाकी घंटे रिकॉल करना है। रिकॉल मतलब, जैसे आज मैंने पॉलिटी का के 2 चैप्टर पढ़े, सुबह सुबह पढ़ ली, शाम को जब सोने से पहले जैसे मैं बैठा, अभी मेरा शाम का स्टडी का सेशन है 1 घंटे का, तो मैं क्या करूंगा, एक व्हाइट पेपर ले लूंगा और व्हाइट पेपर में लिखूंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब आप शाम को ये जब स्टार्टिंग में करोगे ना आप ये सेशन, तो आपको समझ में आएगा कि यार मुझे तो याद ही नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे याद है, पर मुझे याद नहीं होता। अब आप में से कई लोग क्या करते होंगे, उसको दोबारा पढ़ लेते होंगे। दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा पढ़ के फायदा क्या है,
जो पहले चीजें आपको दिखती थी वही आपको दिखेंगी, आपको लिख के देखना है। तो लिख के क्या होगा, कुछ चीजें आपको याद होंगी, कुछ चीजें आपको याद नहीं होंगी। जो चीजें याद नहीं है उसको जाके देखो दोबारा, अच्छा ये मिस हो गया, अच्छा ये मिस हो गया, क्या क्या मिस हुआ है, उसको दोबारा से लिखो उस पेपर में उसी समय। और क्या करना है, अब सोने से पहले इसको देख लेना। 2-3 दिन के बाद क्या करना है, फिर से एक्टिव रिकॉल लाना है। जितना आप एक्टिव रिकॉल लाते जाओगे, अभी मैंने आपका इतना बड़ा सेशन ले लिया, मैंने पॉलिटी से लेकर ज्योग्राफी तक, इकोनॉमी तक आपको सारे टर्म बताए, मुझे याद ही है ना वो, सही। तो कैसे याद हुए, मल्टीपल रिवीजन से, एक्टिव रिकॉल से, ऐसे याद होते हैं। अब ज्योग्राफी में वोल्केनो है, 5 टाइप के वोल्केनो होते हैं, वो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद है। का न्यू चैप्टर 3 है, ये भी मुझे याद है एनसीईआरटी का। तो ये क्या है, मल्टीपल रिवीजन से, एक्टिव रिकॉल से। मैं क्या वो करता हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम तैयारी करते थे, ठीक है, जब हम तैयारी करते थे तो तब भी हम ऐसे ही करते थे, एक्टिव रिकॉल, ठीक है। उसकी वजह से हमारी रैंक भी काफी बढ़ गई। पूरा गेम यही है कि आप एक्टिव रिकॉल करें। एक्टिव रिकॉल से क्या होगा, आप एक ब्लैंक पेपर ले ले और वहां लिखे, तब आपको एक्चुअल पता लगे वो जो आप लिखते हो ना उस ब्लैंक पेपर में, वो आपकी दिमाग की मिरर इमेज है, दिमाग में इतना फिट हो। फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जब आपने दोबारा से वो देखा, क्या ये देखा यार, उसमें आपको पता लगा ये आर्टिकल तो छूट ही गया था, ये 18 आर्टिकल मुझे याद ही नहीं आ रहा कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल है, ये 17 मुझे याद ही नहीं आ रहा, ये 17 और 18 याद आ गए तो 16 याद नहीं आ रहा, 16 क्या था, तो वहां से कीवर्ड पकड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिव रिकॉल। तो ये ध्यान रखिएगा, दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा, एक तो फास्ट रीडिंग, दूसरा एक्टिव रिकॉल। यही जनरल अवेयरनेस का तोड़ है, सही है। और मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये 3 चीजें आप पकड़ लीजिए, ये 3 चीजों की वो जैसी आप इनको साध लेंगे तो जनरल अवेयरनेस कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है जनरल अवेयरनेस। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई व्यक्ति 75 आउट ऑफ 75 ला रहा है तो आप देखो उन टॉपर्स का इंटरव्यू, वो आपको यही बोलेंगे मैंने इतनी बार पढ़ लिया था कि अब क्या ही मतलब, ठीक ही था। तो मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है, ठीक है। ये उसमें ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, मल्टीपल सोर्सेज नहीं पढ़ना है। सोर्स क्या है, एक ही लूसेंट एनसीईआरटी, ठीक। आप पहले लूसेंट पे फोकस करो, एनसीईआरटी, क्योंकि लूसेंट पढ़ना क्या होता है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, तो आप एनसीईआरटी भी देखो, उसमें क्या होगा, बढ़िया बढ़िया स्टोरी दी है, एक बार रीडिंग मान लो, 2 बार रीडिंग मान लो, और क्या, सही, सिंपल सी बात। 10 से 12 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। 8 से 12 शुरू शुरू में कम दीजिएगा, 6-7 दीजिएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाइएगा उसको, ठीक है। फिर 8 से 10 घंटे तो आपको मिनिमम देने पड़ेंगे, हर टॉपर देता ही, ठीक, कंटिन्यूअस देते रहिए, सिंपल, इतनी बड़ी बात। आगे देखते हैं। ये तो पेपर करने की स्ट्रेटेजी हम लोग आपको बता रहे हैं कि पेपर कैसे करना है, कि आपको ज्यादा उसमें सोचना नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट काफी देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपकी पूरी तैयारी रहेगी। आधे लोग को तो वहाँ 20-30% लोग उसमें ऐसे भी होते हैं। अच्छा, एक मिनट, ठीक है। एलिमिनेट, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर स्ट्रेटेजी पे आते हैं। एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है, हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यही तो, ठीक है। क्रिस का क्वेश्चन था, एलिमिनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये सर, एनी सजेशन फॉर बेस्ट कोर्स, हाँ, सजेशन देखिए, स्टैंडर्ड बुक आपको बता दी, ठीक है। कोर्स तो बहुत सारे हैं, वो आप सारे ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। कोई भी आप कोर्स ले लो, टाइम का हमारा कोर्स चलता है वो भी बेस्ट है, कोर्स सारे ही बेस्ट होते हैं बेटा। पढ़ना अपने को, पूरा गेम ये है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। गेम पूरा ये है, क्योंकि देखो सीटें लिमिटेड है और पढ़ सब रहे, टीचर का इंपॉर्टेंस बहुत ही कम है, इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है। हम क्या करते हैं, वी आर दी कैटलिस्ट, सारे टीचर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन आपको खुद ही करनी है। आप पीछे से क्लास 2 घंटे आप पढ़ो और पीछे से आप 10 घंटे का उसमें लेबर डालो, वो नहीं होना है सिलेक्शन, है बिल्कुल, यही वाली बात, ठीक है। चल, आई यूज टू स्टडी 3 आवर्स ओनली, बहुत बढ़िया, सही है, इतने में तो, ठीक है। चलो, we often seen same person is cracking the one exam multiple in his first attempt, while on the other the same crack it even 5 to 6 attempts. So there is no fixed formula, सही, कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, मेहनत करनी है, और क्या फिक्स फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क विद सम स्मार्ट वर्क, विद सम स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क विल नेवर बी एबल टू रिप्लेस हार्ड वर्क, ये बात समझ लेना, ठीक है। 75 आउट ऑफ 75 लोग ले आ रहे हैं, जो पर्सन 5 से 6 अटेम्प्ट में भी फेल हो जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, वो सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहा है, ये है, ठीक है। जनरल स्ट्रेटेजी,
जनरल स्ट्रेटेजी में क्या, आप पेपर करते समय, अरे बहुत सिंपल सी चीज है, लोग पढ़ के जाते हैं वहां पेपर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सही, वो एक ही सवाल में अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दिया। आप, ये ऐसा पेपर है जिसमें आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मिस किया, ये कंपटीशन है। ये कोई ऐसा थोड़ी कि मेरे भी 90 है उसके भी 90 है, सीटी की है, तो आप कुछ भी ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। सही, ये ध्यान रखना। दो, ठीक है, तो आपको 100 सवाल जो है वो करने हैं, ठीक है, वो भी 60 मिनट में करने हैं, तो पर सवाल के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम है, तो आपको ध्यान देना है। तो मॉक टेस्ट आपको काफी देने, ठीक है। नए टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। पहले 2 राउंड में पेपर करना चाहिए। एक तो फर्स्ट राउंड में फटाफट जिसमें जो इजी दिख रहा है, ठीक है, वो करा, फिर वो दूसरा वो राउंड में आए। ये सब आप कहाँ डिसाइड करेंगे? ये मॉक में आप डिसाइड करेंगे। ये मॉक में मैं 2 बार जा भी पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं जा पा रहे तो पहली बार में ही कर लो, ठीक है, पहली बार में फुल एंड फाइनल क्लोजर दे दो। अगर जा पा रहे हो तो 2 बार में जाना चाहिए, ठीक है। मेंस में तो 2 बार जाना ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें समय थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं करना। पूरा गेम यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान नहीं देना। हम लोग की प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्वेश्चन से पार करने को प्रेम करने लग जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में अटक गया तो ईगो पे ले लेते हैं। ये सब चीजों की प्रैक्टिस कहाँ होती है? मॉक टेस्ट में होती है, ठीक है। निगेटिव मार्क्स है तो आपका स्कोर निगेटिव मार्क्स से मतलब डाउन हो जाता है, तो इसलिए गैस वर्क से बचे। गैस से कुछ होता नहीं, ठीक है, पढ़ना है। और गैस है मतलब स्मार्ट गैस, जैसे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो वो अलग है। बाकी वैसा नहीं है कि कुछ चारों ऑप्शन का पता नहीं है तो फिर वो 25% प्रोबेबिलिटी पे खेल। सही। स्ट्रेटेजी है, ये बहुत बढ़िया लाइन देखिए लास्ट में लिखी है कि स्ट्रेटेजी क्या है। लोग को लगता है एक ऐसी रामबाण स्ट्रेटेजी है जो टॉपर्स के पास है, किसी के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सच बात है। सही। मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने पेपर निकाला है, इसलिए मुझे पता है। सही, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, एक ही स्ट्रेटेजी, हार्ड वर्क। आप हार्ड वर्क करते जाओगे, आपको दिखता जाएगा। जितने ज्यादा आप मेहनत करते जाओगे, आपको दिखता जाएगा यार, हाँ मैंने क्या करा, पूरी लूसेंट पढ़ दी। उसके बाद मैंने क्या करा, पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखे, ठीक है, तो मुझे पता लगा अरे यार ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके आसपास कुछ एरिया है क्या, वो पढ़ लेता हूँ, हाँ वो वाला पढ़ लेता हूँ। शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, क्योंकि पेपर से पहले क्या होगा, डर होगा, तो शॉर्ट नोट्स मेरे काम आएंगे। 30 पन्नों में 20 पन्नों में पूरी हिस्ट्री कवर है। तो पूरा लूसेंट तो आप पेपर से पहले पढ़ ही नहीं सकते ना, तो क्या 20 पन्नों में अब उसमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कौन सी चीजें छोड़ेंगे हम तो पूरी वो लूसेंट लिख देते हैं। हम वो चीजें पकड़ेंगे जो कि आपकी पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास का थोड़ा बहुत डेटा, अभी हमने संतोष ट्रॉफी देखी, सही, तो अभी पूछा है स्पॉन्सर, तो मैं जब नोट्स बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, संतोष ट्रॉफी में गेम कौन सा है, किस गेम में मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने लिख लिया एडिशनल डेटा। ये ऐसे हम कवर करते हैं पूरा मामला, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी रेलिवेंट है तभी जब आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। स्मार्ट वर्क जैसी चीज एग्जिस्ट करती है, हाँ करती है, पर क्या स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को रिप्लेस कर सकता? नहीं। अगर आपके पास केवल हार्ड वर्क है ना, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, और उसमें टाइम लगेगा। स्मार्ट वर्क, खाली स्मार्ट वर्क है तो कुछ नहीं होगा। सही। एक चीज समझ लो, 2 चीजें होती है, एक चीज होती है एप्टीट्यूड और एक चीज होती है एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब पोटेंशियल। जब हम एप्टीट्यूड को बहुत ही तराशते हैं मेहनत से, तो वो स्किल बन जाती है। सही, वो चीज स्किल बन जाती है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड ये निगेटिव सेंस में नहीं, एटीट्यूड मतलब आज मुझे ये करना है तो करना है, एसएससी मुझे निकालना है तो निकालना है, तो क्या किताब है लूसेंट, 400 बनने ही तो। ऐसे देखो, कोई तो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा है ना, आपका भी वही पोटेंशियल, आपने अपना पोटेंशियल कम मान लिया, सही, तो कोई उसकी भी तैयारी कर रहा है। तो एटीट्यूड प्लस एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एलिवेशन। एलिवेशन क्या? जितना ज्यादा आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होगा, सही है, जो जोड़ के एडिशन आएगा वो हाइट है। जितना ये दोनों ज्यादा होगा, जितना ये दोनों सिंक्रोनस होगा, जितने आप हार्ड वर्किंग होगे, उतनी आप हाइट अचीव करोगे। ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। जैसे एक सवाल आया है आयुष यादव का, क्या 4 महीने बहुत है? नहीं, 4 महीने बहुत है, इसे क्या मतलब? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर कब है। अगर चार, देखो बात क्वांटिटी से नहीं होती, अक्सर हम लोग को क्या लगता है, बात क्वांटिटी से होती है। अंडरस्टैंड दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बात इंटेंसिटी की जाता है, क्वांटिटी की नहीं है, इंटेंसिटी। ये क्या है? ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है कि मैं सब्जी बना रहा हूँ, ठीक है,
तो मैं गैस की आंच कितनी तेज करता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकायदा इसके कि मैं लॉन्ग टर्म में गैस की आंच खोल रहा हूँ। क्वांटिटी से ज्यादा इंटेंसिटी। आप 4 महीने में इंटेंसिटी ले आओ, क्यों नहीं हो सकता? 4 महीने में क्या होने को, तो सब पढ़ना और छोड़ना कुछ नहीं है। ये नहीं सोचना 4 ही महीने तो कैसे, स्ट्रेटेजी बनाओ 12 घंटे दो, इनमें क्या, 5 घंटे तो जी की दिक्कत क्या। और करना कैसे है, लूसेंट की पहली बार रीडिंग, पहली बार आप पूरी लूसेंट खत्म कर दो 20 दिन में, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि पहली बार याद थोड़ी करना है, रीडिंग मारनी। अगली बार क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है, फिर पीवाईक्यू के बाद मेरे को याद करना है। ठीक है, याद करना है तो उसमें मुझे 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आखिरी क्या, 15 दिन में मैंने पहली रीडिंग कर ली, 20 दिन में कर ली, 1.5 महीना ये हो गया, 2 महीने हो गए, बाद के 2 महीने रिवीजन। आपको ये सोचना है कि 4 महीने में मैं कितने मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट। 4 महीने में तो हो ही जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ट मॉक सीरीज। बहुत सारी मॉक सीरीज, जिस जिस मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू वो क्वेश्चन आते हैं, वो मॉक टेस्ट बढ़ गया। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, तुम मॉक टेस्ट कैसे डिसाइड करते हो, जो टॉपर लेता है वो मॉक टेस्ट नहीं होता। जैसा पेपर आ रहा है, अगर मॉक वैसा है तो वो सबसे बेस्ट है। सही, तो वो बहुत सारों का आता है, टेक्स्ट बुक वाले दे रहे हैं, टाइम वाले दे रहे हैं, मल्टीपल। आपको वो जैसा वो अच्छा लग रहा है। आप खाली जज करो, क्या जज करो कि जो पेपर है, जो जो एक्चुअल पेपर है उससे ये मॉक कितना रिलेटेड है। अगर वो मैच कर रहा है तो ठीक, बढ़िया। और ये आप कब जज वो कर पाओगे, जब आपने एक बार पूरा पढ़ा हो। ये अब जैसे मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ लूं, गल्फ ऑफ टोंकिन किधर है, अभी क्वेश्चन आया नहीं, कभी पूछा ही नहीं उसने वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन, तो आपको नहीं मतलब। ठीक है, वो वियतनाम और चाइना के बीच में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते। तो ये क्वेश्चन किसी वो मॉक टेस्ट में आएगा तो इररेलेवेंट है। हम डिसाइड कैसे करेंगे, पीवाईक्यू इज अवर होली ग्रेल, पीवाईक्यू इज दी ओनली होली ग्रेल हियर। कंप्लीट पीवाईक्यू फर्स्ट। अगर 4 महीने बचे तो पीवाईक्यू ही आपके पास बहुत है। 10-11 हजार तो एक एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यू है, पहले वो तो कर लो। सही, हाँ, तो इसी ये ध्यान रखो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। आप तो क्या करो, एसएससी का पेपर ही ले लो 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का, 2022 का। फिर उसमें भी क्या है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, उन सबके पेपर देते ही मॉक टेस्ट है। पेपर उठा लिया, बैठे और मॉक टेस्ट कर रहे हैं। 1 घंटे का टाइमर लगा लिया, 1 घंटे में कितने होता है, यही मॉक टेस्ट। सही, और कोई आपके सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, लास्ट में जो है मैं ये वो कहना चाहूंगा कि लास्ट मिनट की प्रिपरेशन कुछ नहीं होती। जैसे क्या होगा, अभी तो 4 महीने हैं, थोड़ा समय, वरना क्या होगा, मैराथन कर रहे हैं। ठीक है, 4 मैराथन सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए। ये सब से कोई टॉपर नहीं बना आज तक कोई मैराथन से टॉपर नहीं बना। टॉपर बनते हैं साल भर पढ़ के। ठीक है, तो साल भर पढ़िए, अच्छी रैंक लाइए। रैंक भी इंपॉर्टेंट है वो एसएससी में, क्योंकि आपको जो पोस्ट चाहिए जो अच्छी है वास्तव में, तो टॉप रैंक में। और टॉप रैंक के लिए पढ़ना पड़ता है साल भर। कंसिस्टेंसी आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा आवश्यक है, और मल्टीपल रिवीजन। ज्यादा सोर्स के पीछे मत भागिए। ठीक है, जो फेल होते हैं ना, वो हर बार अपना सोर्स चेंज कर लेते। सोर्स एक ही है, सोर्स एक ही रखो बस। फोकस किस पे करो, मल्टीपल रिवीजन। लूसेंट ही पढ़ूंगा पर 10 बार पढ़, 5वीं 7वीं बार तो आपको ये भी पता होगा ये इस पेज में। जैसे आप चैप्टर 3 ज्योग्राफी एनसीईआरटी खोल लो, चैप्टर 3 के अंदर जो है अर्थक्वेक और टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ये भी मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि वो लेफ्ट पेज में कि राइट पेज में। सही, शील्ड वोल्केनो पहला लिखा है, ये भी मुझे याद है। पढ़ना होता है, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, पूरा गेम यही है। ये लॉन्ग पाथ है पर ये बेस्ट पाथ। ठीक, और आपका कोई डाउट हो तो बताइए, फिर वाइंड अप करते हैं। वरना जल्दी जल्दी आप अपने डाउट पूछ लीजिए, काफी डाउट तो मैंने बीच में ही ले लिए। ठीक है, और भी आपका कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, और तो कोई डाउट नहीं है, बाकी सारे डाउट में अच्छा, यू है ओपन। चल, हाँ क्रिश, पढ़ना है अपने को 7-8 घंटे तो कम से कम। ठीक है, ढंग से पढ़ना है, और थोड़ा मैथ्स पे भी ध्यान देना है, और जीके पे भी ध्यान देना है। जीके देखिए, मैथ्स और रीजनिंग तो सभी पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे। आप भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ ही होगा, सब पढ़ते हैं। पूरा ध्यान सबका, जीके जो है वो डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है।
आप टॉपर सारे देख लो, एक रैंक 4 है, सबके इंटरव्यू अवेलेबल है, सबका स्कोर जीके में बढ़िया, ये आप लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि बाकी 3 तो सभी पढ़ रहे हैं ना, बाकी 3 सब पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो। तो जीके मेक और ब्रेक फैक्टर है, किसमें? रैंक आपकी टॉप आएगी कि रैंक आपकी वो कम आएगी, इस पर मेक और ब्रेक है जीके। पहले क्या होता था जीके में, क्वेश्चन जो है वो काफी ब्रॉड आ जाते थे, अब तो क्या हो रहा है वो बिल्कुल, इस बार तो कोई 75 में से 75 ले आए, 25 क्वेश्चन आते हैं उसके 25 में से 25 सही। तो ये कैसे हो पा रहा है? तो वो तभी हो पा रहा होगा जब वो स्टैंडर्ड मटेरियल से आ रहा है, और स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है? लूसेंट और एनसीईआरटी, सिंपल। तो ये आप देखो। अच्छा, इंग्लिश के लिए हाँ बिल्कुल सही है, इंग्लिश के लिए नीतू शर्मा बढ़िया किताब है, वॉल्यूम 1 ही नहीं बेटा, वॉल्यूम 2 भी आता है, वो भी पढ़ो। उसमें वो है आपका, ये तो मतलब होली ग्रेल है इंग्लिश की तो, सही। ये ध्यान रखना, पीवाईक्यू कितने ईयर्स के ले लें? देखो पीवाईक्यू 2016 के बाद लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टीसीएस ने पेपर पढ़ा, वो चलाना उसके बाद चाल, मतलब 2016 के बाद जो है वो ऑनलाइन पेपर, तो वहां से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट, उससे पहले के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। 16 से 23 तक आपके पास 9 साल के पीवाईक्यू है, 10-10, ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। एक चीज और ध्यान रखना कि पीवाईक्यू किसी बढ़िया के लेना, मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वो बढ़िया का होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे किरण का है, अब किरण का या किसी और का है, मतलब बहुतों के आते हैं, तो मेन फोकस करना सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन किसके ज्यादा बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के लिए तो एक ही बुक है, वो आपकी यही। सर करंट अफेयर के लिए क्या ट्राई करें? न्यूज़पेपर बेटा, न्यूज़पेपर, ये सब मैगजीन मैगजीन ये सब तो जुगाड़बाजी है, सही। मैगजीन तो सब जुगाड़बाजी है। पीवाईक्यू एनालिसिस करो, पीवाईक्यू में करंट अफेयर किधर से आ रहा है वो एनालिसिस करो। संतोष ट्रॉफी आया, अभी आया था संतोष ट्रॉफी, अब ये किसी ने कवर नहीं करा होगा कि संतोष ट्रॉफी को स्पॉन्सर कौन कर रहा है। सबने क्या कवर करा होगा? संतोष ट्रॉफी जीता कौन है, संतोष ट्रॉफी कौन से गेम में आई है, ये टीम जीत गई, वो कौन ही स्पॉन्सर कवर करता है? अभी आप ही बता दो, क्रिकेट का स्पॉन्सर कौन है, ये कौन से पेपर में छपता है? 5 साल में एक बार वो स्पॉन्सर बदलता है बस, तो ये ध्यान रखना। इंडिया का स्पॉन्सर कौन है, इंडिया वो हॉकी टीम का? तो ये चीजें कैसे पता लगती है? न्यूज़पेपर पे पढ़ के। वो न्यूज़पेपर में आप वो फोटो देखोगे, तो फोटो देखोगे तो खिलाड़ियों के यहाँ पे दिखा रहेगा क्या, पहले बाइजू लिखा होता था, अब टाटा आईपीएल लिखा रहता है। तो ये सब चीज फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा टाटा तो वहां कर रहा है। इंडियन हॉकी में क्या उड़ीसा स्टेट का बना रहता है, तो आपको समझ में आएगा उड़ीसा। ये बेसिक बेसिक चीजें, ये क्या है, देखना समझना। रीलें देखें आप, यूट्यूब में वीडियोस देखें, किससे रिलेटेड? पढ़ाई से रिलेटेड। उसमें आधी तो आपकी नदियां यूट्यूब में लोग कवर कर दे रहे हैं रील्स, तो वो आप देखो। पढ़ाई को ऐसे करो कि वो मतलब, मैं मैं वही बोल रहा हूँ, 7-8 घंटे ही पढ़ना है, बाकी 15 घंटे एसएससी की तैयारी में रहना है। मतलब रील देख रहे हैं तो ये वाली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो इसका देख रहे हैं, सब चीजों का। मैथ्स का कोई क्वेश्चन देख लिया जो पीवाईक्यू आया, पूरा एक कंप्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, लगभग लगभग हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और मैं ये चाहूंगा कि आप आज के सेशन से वो चीजें सीखें और कुछ चेंज लाएं अपने जीवन में, तैयारी आपकी बढ़िया रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ठीक है।